आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और वैकेंसीज तो काफ़ी पहले ही आ गई थी। आप सभी तैयारी में लगे गए थे और अब और भी आपको हेल्प हो जाएगी, है ना। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और आज से हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है इस टाइम पे ये होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 3 पोर्शंस हैं, ये तो आप सभी को पता है। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 3 आएंगे। लेकिन शुरुआत हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो वेटेज होता है हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से हम इसको पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो आज पहली क्लास है और आई विश यू गुड लक। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका ये पूरे जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है ये बहुत अच्छी रहे, है ना। बस कुछ चीजों को ध्यान रखना है आपको, जैसे कि जो भी टॉपिक चल रहा होगा ना, क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। जो क्लास में जो चीजें समझाई जाएगी उसको नोट डाउन करना है और डेली बेसिस पे रिवीजन करिएगा, बिल्कुल भी कल पे नहीं टालना उसको। रिवीजन डेली बेसिस पे होना चाहिए आपका, है ना। और जहां तक बात है कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप बीपीएससी के ही पीवाईक्यूज को आप प्रेफर करिएगा, क्योंकि भले ही ये वाला जो एग्जाम है ये पहली बार आया है, लेकिन अब कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। आप किसको फॉलो करेंगे, तो बीपीएससी का जो पीवाईक्यूज है ना उसी को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, गौरव, दिव्या, आदर्श, ठीक है, मनीष। कोई देखिए ऐसा नहीं होता कि आप बहुत वीक हैं जीएस में, वीक नहीं होते हैं, ठीक है। वो कभी कभी कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जिसकी तरफ आप थोड़ा कम ध्यान देते हैं। अब जब उसको रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। कभी भी ये नहीं बोलना कि मैं इस पोर्शन में मैं कमजोर हूं, ये तो कभी भी नहीं बोलना, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई एक सब्जेक्ट आपको कभी पहले कभी समझ में नहीं आया तो आज भी नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, एफर्ट्स लगाइए, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और एग्जाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए कोशिश करिए कि आप नोट्स तो फिर से आपको बनाना है। आप में हो सकता है इस बैच में बहुत कुछ बच्चे ऐसे हो जो टारगेट बैच में भी थे, उन्होंने क्लासेस की हुई हैं पहले, तो वो नोट्स ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी क्लास में आप फिर से नोट्स बनाइए। क्लियर? वेरी गुड मॉर्निंग मोहम्मद इकबाल, ठीक है नितेश और सभी। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। थोड़ा सा मैं पहले हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन आप डिस्कस करूंगी, है ना, और वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं चाहती हूं कि ये चीजें आप भी नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो ये जो टॉपिक है पहले हम इसी को जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मॉडर्न का मतलब क्या? मॉडर्न का मतलब लेटेस्ट चेंजेस, ठीक है, लेटेस्ट चेंजेस, लेटेस्ट चेंजेस। अब ये जो चेंजेस है ना, लेटेस्ट चेंजेस, ये हर स्फेयर में हो सकते हैं, किसी भी फील्ड का हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम जो लेटेस्ट चेंज की बात कर रहे हैं, सो ये सोसाइटी का भी चेंज हो सकता है, ठीक है, ये इकोनॉमी का चेंज भी है। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, आज की जो क्लास है ना ये पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। और अगर ये आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं ना उनके लिए आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका होगा, इस क्लास को अगर ध्यान से कर लिया तो, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं है। देखिए मनीष, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अब बैकग्राउंड को आप भूल जाइए, बैकग्राउंड को बैकग्राउंड में रखिए, ठीक है। किसी का बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कुछ टेक्निकल जो है सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, साइंस बैकग्राउंड हो किसी का, तो या किसी का ह्यूमैनिटीज रहा हो, वो ठीक है।
अब जब आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे जब आ गए हैं ना, किसी के लिए कोई सब्जेक्ट टफ होता है, किसी के लिए कोई सब्जेक्ट इजी होता है, तो मोर और लेस सबकी सिचुएशन कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अब यहां से आप अपने आप को ये समझिए कि ये न्यू बिगनिंग है, यहां से शुरू करिए। ये नहीं होता कि किसी का लेवल हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका लेवल एसआई वाला है, इसका लेवल एसएससी वाला है, इसका बीपीएससी वाला है, इसका यूपीएससी वाला है। नहीं, वो प्रिपरेशन का दौर होता है। जब आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आप अपने आप को उस स्टैंडर्ड पर अपने आप को ढाल लेते हो। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, सो बी कंफर्टेबल विद दैट। बीपीएससी भी आपसे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो चलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की जो क्लास है इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड क्लासेस होंगी। वी हैव 15 क्लासेस फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 15 क्लासेस के अंदर अंदर आपको जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो मेन जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है, समझना है, याद कर लेना है, ठीक है। और ये भी हमें ध्यान देना है कि फैक्चुअल पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस बीपीएससी के भी क्वेश्चन कैसे रहते हैं, फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी हमेशा तैयार रहना। तो उस पोर्शन को हम नेग्लेक्ट तो किसी भी चीज को नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारा ध्यान थोड़ा फैक्चुअल की तरफ से ज्यादा होगा, और फैक्ट को भी इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपके ऊपर वो ऐसे बर्डन ना हो कि एक लिस्ट बन गई है, उसको याद करने में लगे हुए हैं, रटने में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो अप्रोच हमारी कैसी होगी कि हम बहुत एनालाइज करके पढ़ते रहेंगे चीजों को, और उसी में सारा फैक्ट भी कवर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए अभी। तो मॉडर्न चेंज या लेटेस्ट चेंज, तो जब भी हम किसी चेंज की बात करते हैं ना, किसी भी टाइम पीरियड में जब हम चेंज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में ये चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो लास्ट 50 ईयर्स में ये चेंज आए हैं, लास्ट 200 ईयर्स में ये चेंजेस आए हैं, तो हम यहाँ पे लेटेस्ट चेंजेस की बात करते हैं। तो चेंजेस कहाँ पर? सोसाइटी, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, फिर चाहे इसे पॉलिटी कहिए, कल्चर कहिए, तो हर स्फीयर में जो चेंजेस होगा, है ना, वो यहां पे कवर होगा। लेटेस्ट चेंजेस, तो मॉडर्न का मतलब लेटेस्ट चेंजेस इन एवरी स्फीयर, टेक्नोलॉजी एज वेल। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो ये जो लेटेस्ट चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, यहां पे हमने इतने सारे एरियाज देखे, तो ये चेंजेस हम कहां पे पढ़ने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिया। जो इंडिया की सोसाइटी में क्या चेंज आया, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, है ना। तो मॉडर्न इंडियन और हिस्ट्री, तो ये जो भारत के परिप्रेक्ष्य में या इंडियन कंटेक्स्ट में जो चेंजेस देखने वाले हैं, ये हम कब किस हिसाब से देख रहे हैं? हिस्टोरिकल वे में देख रहे हैं, हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मतलब द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, ठीक है। हम इंडिया के पास्ट के बारे में, जो इंडिया का जो पास्ट हो चुका है ना, उसके बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। और पास्ट कौन सा? लेटेस्ट पास्ट, बहुत ज्यादा पीछे नहीं। तो पास्ट कौन सा? मॉडर्न, मतलब लेटेस्ट। अब ये कहां से कहां तक कवर होता है, कौन सा टाइम रेंज इसका क्या है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम कहां से पढ़ना शुरू करते हैं? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इसकी जो टाइम रेंज है, टाइम रेंज वो जनरली आप कहीं पर भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नाम सुनेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा मिड ऑफ 18th सेंचुरी, या है ना। तो मिड ऑफ 18th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो मतलब 1750 के आसपास, 1750, तो यहां मैं लिख देती हूं मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मिड मतलब अराउंड 750 AD। अब 750 AD तक सिचुएशन ये थी कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ चुकी थी, और अमंग दीज यूरोपियन कंपनीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द मोस्ट पावरफुल। यहां तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में काफी हद तक डोमिनेंस या सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो अब हम यहां से क्या सीधे 1750 से पढ़ना शुरू कर दें तो क्या हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें वो फैक्टर्स या वो सिचुएशंस देखनी है जिनकी वजह से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक यूरोपियन कंपनी थी, उसको इतना मौका मिल गया, इतनी अपॉर्चुनिटी उसे कैसे मिल गई कि वो इंडिया में सुप्रीम पावर हो गई? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कोई अथॉरिटी नहीं थी या इंडिया में कोई बहुत बड़े वॉरियर्स नहीं रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे उन सिचुएशंस को समझना होगा कि जिनकी वजह से यूरोपियन कंपनीज में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सुप्रीम हो गई है। गेटिंग दिस? तो इसके लिए हमें यहाँ ये जो टॉपिक है हमारा, इसको हमें कहां से कवर करना होता है, ठीक है? सो ये जो मैंने टाइम रेंज बताई, ये जनरल वे में जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इन जनरल इसको मिड ऑफ 18th से कंसीडर किया जाता है। बट जब हम इसको पढ़ने की बात करते हैं तो हमें वो बैकग्राउंड भी कवर करना होता है जहां से ये फैक्टर्स इमर्ज हुए, है ना? तो जब हम वो बैकग्राउंड कवर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा टॉपिक कहां शिफ्ट हो जाता है? तब हमारा टॉपिक शिफ्ट होता है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यहां से शुरू करते हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है? और इसके बाद यहां से शुरू करके फिर हम इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल था वहां तक पढ़ते हैं और आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं। समझ में आई बात? तो इन जनरल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहां से, बट स्पेसिफिकली जब इसे पढ़ना हम शुरू करते हैं तो उस फैक्टर से शुरू करते हैं। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन से हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। चलो और समझते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हम इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, तो पहला यहां शुरू क्या करेंगे? अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिपेंडेंस। मतलब यूरोपियंस के आने से लेकर और इंडिया के इंडिपेंडेंस तक ये हमने एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है? दूसरी कैटेगरी में क्या आता है? आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन हमें अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, तो एग्जाम के हिसाब से मेनली हमें फोकस करना है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है? तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आएंगे, सो हम इसको फोकस करेंगे। वी विल फोकस ऑन दैट पॉइंट। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन से लेके इंडिया के इंडिपेंडेंस तक की जो हिस्ट्री है हम उसको पढ़ेंगे। अब इसी को फोकस करते हैं। ये जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, चाहे किसी क्लास के थ्रू पढ़ चुके हों या सेल्फ स्टडी उन्होंने किया हो, किसी अदर एग्जाम के लिए पढ़ा हो, है ना? कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना? तो उनके लिए या सबके लिए ही मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है अराइवल से लेके इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं और हम अपनी क्लास में किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, किस अप्रोच से हम ये अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो, चीजें जो फैक्ट हैं वो फैक्चुअल बर्डन ना लगे और वो आपको इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आती जाए, याद भी हो जाए। एक होता है फैक्चुअल बर्डन, एक होता है इंफॉर्मेशन। तो जब हम उसको एज अ फैक्ट एक पूरी लिस्ट बना दी, उसको याद करना शुरू करते हैं तो वो बर्डन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसे एज एन इंफॉर्मेशन के तरीके से लेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे, उन इंसिडेंट्स में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो हम एक तरफ लिखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये विश्वास के साथ पढ़िएगा कि आपका एग्जाम में यहाँ से पूरी पूरी हेल्प मिलने वाली है। तो हर क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? तो इसको पहले समझते हैं। ये समझ लिया तो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पिक्चर है ना वो क्लियर हो जाएगा कि कब क्या पढ़ना है हमें, किस अप्रोच से पढ़ना है हमें, ठीक है? देखो ये इसलिए जरूरी है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में जानकारी सबको है, अवेयरनेस सबको है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने बहुत सारी रेवेन्यू पॉलिसीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की, या उन्होंने इंडिया में एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, है ना? इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दिया,
इंडिया में उन्होंने रेलवे लाइन बनाई, थोड़ा डेवलपमेंट का भी काम किया। फिर आपने ये भी सुना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी, और जो पीजेंट्री थी, मतलब जो कृषक समाज था भारत का, वो ट्राइबल्स है ना, उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज उन्होंने इम्पोज की। एक टाइम पे 1857 की क्रांति हुई भारत में। अब ये बहुत सारे ऐसे आपने इंसिडेंट्स के बारे में सुना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। लेकिन जब तक इन इंसिडेंट्स के पीछे का रीजन नहीं समझ में आता, मतलब किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है, कोई भी घटना या कोई भी इंसिडेंट बिना किसी रीजन के हो ही नहीं सकती। तो कोई भी पॉलिसी थी उनकी, अगर उनकी एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज रही तो उसके पीछे भी रीजन रहा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, जो रीजन थे वो उनके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर बने हुए थे, ठीक है। उनके ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया, जो भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी घटना हुई, उस घटना का अपना एक प्रोसेस और अपना एक रिजल्ट ये रहा। तो उसका एक प्रोसेस और एक रिजल्ट, जिसे हम आउटकम बोलते हैं, वो रहा। मान लीजिए यहां पे एग्जाम्पल हम 1857 की क्रांति का ही रख लेते हैं, 1857 का रिवॉल्ट। तो वो रिवॉल्ट हुआ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे, ठीक है। फिर जो लोग रिवॉल्ट में शामिल हुए, या जो जो सेक्शंस इंडिया के है ना जो शामिल हुए इसमें, जैसे रॉयल फैमिलीज शामिल हुई, बहुत सारे राजा नवाब ये शामिल हुए, उनके अपने ऑब्जेक्टिव थे। जो पीजेंट्री जो कम्युनिटी थी वो शामिल हुई, जो कृषक समाज था शामिल हुआ, उसके अपने ऑब्जेक्टिव थे। ट्राइबल्स के अपने ऑब्जेक्टिव थे। जो अदर जो कॉमन पीपल थे, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। जो लोग शामिल नहीं हुए उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। एजुकेटेड क्लास जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुई, उसके अपने ऑब्जेक्टिव थे। तो यहां पे हमें ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना पड़ेगा। फिर 1857 की क्रांति को लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया, किस तरीके से वो शामिल हुए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहा, मतलब अब क्रांति को किस तरीके से, अपने गुस्से नाराजगी को किस तरीके से उन्होंने जाहिर किया, है ना, क्या एक्शंस लिए उन्होंने, वो इसकी प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। और फाइनली फिर हम उसका क्या पढ़ेंगे, रिजल्ट पढ़ेंगे, उसका आउटकम पढ़ेंगे कि क्रांति का फिर परिणाम क्या निकला, क्या पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा, क्या इसको फेल कंसीडर किया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम यहां पर पूरे ये वाला जो सेक्शन है, अराइवल ऑफ यूरोपियन से लेकर और इंडिपेंडेंस तक जो भी हम पढ़ेंगे, है ना, उस हर इंसिडेंट को आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। आपको सोचना है कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी क्या प्रोसेस थी, क्या रिजल्ट रहा। अभी हमने 1857 की क्रांति का एग्जाम्पल लिया, चलो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट का। परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक पॉलिसी यहां पर इंप्लीमेंट की थी, बिहार, बंगाल, ओडिशा वाला जो रीजन है यहां पर, और उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। तो जिसका नाम ही हो गया परमानेंट सेटलमेंट, इसका मतलब कि जो भी सेटलमेंट हुआ होगा, कि जो भी रेवेन्यू के लिए जो भी सेटलमेंट हुआ होगा, जो एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ होगा, एक रेवेन्यू का रेट फिक्स हुआ होगा, जो भी टर्म एंड कंडीशंस फिक्स हुई होंगी, वो कैसी हो गई होंगी, परमानेंट हो गई होंगी। ध्यान से सुनो, जिन लोगों को रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दे दिया गया होगा, उसका राइट भी कैसा हो गया होगा, परमानेंट हो गया होगा विद सम कंडीशंस। तो यहां पे परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो उसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे। रीजन क्या रह सकते हैं कि भाई जब कंपनी को अपनी एक फिक्स और एक सर्टेन इनकम चाहिए थी, तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम किसी एक रीजन में, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो रीजन है, यहां पर अपना जो रेवेन्यू है उसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स हो जाएगा तो हमारी एक फिक्स इनकम होगी, सो दैट वी कैन प्लान द एक्सपेंडिचर्स एज वेल। अगर इनकम फिक्स नहीं है तो एक्सपेंडिचर्स को प्लान नहीं किया जा सकता। और उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग एरियाज में वॉर्स में इन्वॉल्व थी, क्योंकि उसको अपना एक्सपेंशन करना था। तो
ट्रेड भी था, वॉर एक्सपेंडिचर्स भी थे, अपना कॉलोनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना भी था, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी बढ़ना था। तो इतने सारे उनके एक्सपेंडिचर्स थे, अब उनको सेटल करने के लिए उनको एक परमानेंट सेटलमेंट करना जरूरी था फॉर रेवेन्यू। इसीलिए उन्होंने, ये हो गया इसका रीजन, इसलिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कि हमें एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उनका बेनिफिट होता रहे। और जब किसी थर्ड पर्सन को जब उन्होंने दे दिया ये राइट, इसका मतलब अब उनके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, टेंशन नहीं चाहिए रेवेन्यू कलेक्शन की, रेवेन्यू चाहिए बस, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब ये उसका हेडेक है, उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दो कि ऑन टाइम पेमेंट वो आपको कर दे, ठीक है। तो यहां पे उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके रीजंस, फिर इसकी एक प्रोसेस हुई। प्रोसेस का मतलब परमानेंट सेटलमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए कि किस तरीके से कब कब कैसे कैसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जैसे हम कहते हैं कि जमींदार्स को जो है 10/11 पार्ट जो है वो पे करना पड़ता, फिक्स डे पे पे करना पड़ता था, रूल ऑफ सनसेट हुआ करता था, और जमींदार जो थे वो एक तरीके से मालिक बन गए थे, और जो पीजेंट्री थी, कृषक समाज था, उसके अधिकार खत्म हो गए थे। अपनी ही भूमि के जहां पहले मालिक हुआ करते थे, नाउ दे बिकम टेनेंट्स, किराएदार हो गए अपनी ही जमीन के, है ना। और जमींदार जिनका कोई लेना देना नहीं था उस जमीन से, अब वो क्या बन गए, दे बिकम द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट लैंड। तो ये क्या है, वो रूल और रेगुलेशन या वो पाथ जिसके थ्रू उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, वो सभी इसकी प्रोसेस में आ जाएगा। रिजल्ट इसका क्या रहा, अब जब किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो एक टाइम के बाद किसान क्या करना शुरू कर देंगे, हाँ, किसान क्या करना शुरू कर देंगे, उस सप्रेशन का जवाब देना शुरू कर देंगे। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी होगी वो उस लेवल तक ही बर्दाश्त करती है जहां उसे लगता है कि अब तो मतलब सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। जब उसे लगना शुरू हो जाए कि अगर हम रिवॉल्ट ना भी करें, अगर इस पे अपना गुस्सा नाराजगी ना भी दिखाएं, इसी को फॉलो करते रहें, तो भी हम मर ही जाएंगे, तो भी हम खत्म ही हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन तो होना ही है हमारा। सो इससे बेटर क्या है, अपने आप को बचाने के लिए एक एफर्ट लगाया जाए, तब ऐसे सिचुएशन में ही रिवॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, पीजेंट्री रिवॉल्ट्स हुए इंडिया में, अलग अलग एरियाज में किसानों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। और आप देखोगे आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको, तो मेजॉरिटी जो पीजेंट्री रिवॉल्ट थे हिंसक थे, वायलेंट थे। अब गुस्सा नाराजगी होगी, है ना, तो वो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी कैसा होगा, हिंसक ही होगा, वायलेंट ही होगा। क्योंकि देखो बड़ी गंभीर बात है ये कि भारत एक कृषि प्रधान देश सिर्फ आज से नहीं है, कृषि प्रधान देश भारत शुरुआत से है। और कृषि मतलब एग्रीकल्चरल जो इनकम हुआ करती थी भारत की, वो उसमें इतनी प्रोस्पेरिटी थी कि उसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर जो रेवेन्यू लगाया जाता था, उस रेवेन्यू की इनकम से भारत में बड़े से बड़े राज्य और बड़े से बड़े साम्राज्य बने हैं, बड़ा से बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बना है, बड़ा बड़ा प्रशासन। मौर्य साम्राज्य किसके बेसिस पे बना, वो एग्रीकल्चरल जो इनकम थी, जो वहां से रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया, उसी से ही तो एग्रीकल्चर से ही इंडिया का ट्रेड बना। और एग्रीकल्चर ने ही किसी भी स्टेट या एम्पायर को इतनी प्रोस्पेरिटी दी कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन सके, एक पावरफुल और एक प्रोस्पेरस एम्पायर बन सके। तो ऐसे कृषि प्रधान देश में किसानों की वो दशा हो जाए कि बार बार अकाल पड़ रहे हैं और उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति तो सहनीय तो नहीं होगी, है ना। तभी किसानों का रिएक्शन आने लगा एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इसमें भी हमने किस चीज पे ध्यान दिया, इन सभी चीजों पे ध्यान दिया, ठीक है। तो यहां अराइवल ऑफ यूरोपियन से लेके इंडिया के इंडिपेंडेंस तक जितना भी हम पोर्शन पढ़ेंगे, आप सभी के माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें इन चीजों के बारे में सोचना है कि रीजन इसमें क्या है, प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल रिजल्ट इसका क्या हुआ। अगर आप इस माइंडसेट के साथ, इस थॉट प्रोसेस से पढ़ेंगे, तो मैं अश्योर करती हूं आप सभी को कि जो सब्जेक्ट है ये आपको बहुत आसान लगेगा,
बहुत इजीली आपको याद होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरा इतना विश्वास है कि बहुत कुछ तो क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाना है। पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे अपना, तो मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो क्लास में ही याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप रिवीजन के लिए उसको टाइम दे सकते हैं। और बाकी जब देखो कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो रनिंग सब्जेक्ट है, जब वो चीजें आसान कर देता है ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप अपना टाइम बचा के दूसरे सब्जेक्ट को या अपने रिविजन को, है ना, प्रैक्टिस को, उसको आप वो टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ पढ़ना है सभी को। ये कभी भी ना सोचा जाए हिस्ट्री के बारे में, ये एक मिसकंसेप्शन है कि हिस्ट्री में इतने सारे फैक्ट होते हैं कि बर्डन क्रिएट होता है। फैक्ट है, ये सच्चाई है, ह्यूज सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने का सही तरीका अगर आपके पास होगा, आप सही तरीके से पढ़ोगे तो बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आप कहोगे मैम हमारा जो पेपर है उसमें तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो बीपीएससी मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है। तो एक बात बताइए, रीजन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रीजन में हम फैक्ट पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका ही तो अलग है, चीज तो वही रहेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तब भी उसमें फैक्ट आएगा। जब हम प्रोसेस की बात कर रहे होंगे कि भाई जमींदार कितना परसेंट अपने पास रखते थे, कितना परसेंट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, सनसेट का रूल था, तो ये सारा क्या है? फैक्ट ही तो है। ठीक है, जब हम रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो कहाँ रिवॉल्ट हुआ, कौन उसका लीडर था, तो है ना, मेजर कॉज क्या थे, मेजर एरिया क्या था, तो वो भी क्या है, वो भी फैक्ट है। मतलब इनको पढ़ते हुए इस थॉट प्रोसेस से भी हम फैक्ट ही तैयार कर रहे होंगे। तो बजाय सीधे सीधे लिस्ट बना के फैक्ट तैयार करने से हम इस पाथ को फॉलो करने वाले हैं, इस अप्रोच से पढ़ने वाले हैं, और इससे पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो ये मैंने 1857 का रिवॉल्ट हो या परमानेंट सेटलमेंट हो, ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए आपको इन चार चीजों को समझने के लिए कि हम पूरी हिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग, यूरोपियन के आने से लेके और इंडिपेंडेंस तक की जो हिस्ट्री है, हम उन्हें इन सभी एस्पेक्ट से देखेंगे, इसी एस्पेक्ट से हम पढ़ने वाले। क्लियर एवरीवन? चलिए, आई होप ये आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज से लेके इंडिया के इंडिपेंडेंस तक कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस सीक्वेंस में हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, वो हम कवर करेंगे। और इसको आप अपने दिमाग में बिठा लेना कैटेगरी वाइज। अभी उसको समझ लेते हैं ताकि पूरा दिमाग में बैठ जाए और पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लगे कि हाँ इतना अब हमारा कवर हो गया, अब ये पोर्शन कवर हो गया, इस तरीके से। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, नकुल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसको याद कैसे किया जाए, वो अपने आप याद होगा। कभी कभी फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचने से पहले प्रोसेस के बारे में सोचिए, क्योंकि देखो रिजल्ट सबसे लास्ट में है ना, रिजल्ट सबसे लास्ट में। हमें किस पे फोकस करना है? वी नीड टू फोकस ऑन प्रोसेस। जब हम किसी सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, तो ये जो आपका डाउट है ना, अभी के सिचुएशन में मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक है, लाइक एंग्लो फ्रेंच हो गया, या एंग्लो मराठास हो गए, मैसूर हो गया, एंग्लो सिख वॉर हो गया, ठीक है। अगर इनको आप सीधे सीधे पढ़ना शुरू कर दो, वॉर कब कब हुआ, कौन कौन कमांडर्स थे, क्या कौन सी ट्रीटी हुई, है ना, इसको आप पढ़ना शुरू कर दो, फैक्ट पढ़ना शुरू कर दो सीधे, आपको लगेगा कितना बर्डन है ये, कौन सा पढ़े, मैसूर वॉर कब हुआ, मराठा कब हुआ, कब एक बार इधर लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स, एक बार इधर लड़ रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि वहां प्रोसेस सही फॉलो नहीं की गई। अभी जो मैं यहां पे ये जो डिस्कस करने वाली हूं ना टॉपिक, इन टॉपिक्स को हम इस तरीके से बांटने वाले हैं, ऐसे कैटेगराइज करने वाले हैं कि आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। और डोंट वरी, कंफ्यूजन जैसा शब्द खत्म हो जाएगा। बस आपको एफर्ट लगाना है, हैव पेशेंस, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको अपनी प्रोसेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपने अभी उसी पैटर्न में पढ़ा हो। तो लेट्स ट्राई दिस पैटर्न, है ना। तो चलिए, तो अब हम इस पे बात करते हैं। बहुत ध्यान से सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ये। तो इसी हेडिंग को लिख लीजिए, है ना, या दोबारा से लिखते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इस पूरे टॉपिक को हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, कैटेगराइजेशन कर देते हैं इसका, है ना। तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन होगा ना, उसको हम फेजेस में बांट देते हैं। सो फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेज, तो फेज 1 में क्या आएगा, यहां पे मेंशन कर लेते हैं फेज 1। फेज 1 में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सो वी विल डिस्कस अबाउट फेज 1 में, इसको हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। लिखते चलो अपनी कॉपी में, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू 1707। ये हो गया आपका फेज 1। बहुत ध्यान से, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू 1707, 1707 तक आपको पढ़ना। ठीक। दूसरा फेज फ्रॉम 1707 टू 1757। सो सेकेंड फेज जो होगा उसको हम कवर करेंगे 1707 से लेके, ठीक है, और 1757 तक। ठीक है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं राजू, देन वी विल टॉक अबाउट योर क्वेरी, है ना। अच्छा, उसके बाद ये हो गया फेज 2। देन फेज 3। फेज 3 में हम 1757 से लेके 1857 तक पढ़ेंगे। 1757 टू 1857 तक हम कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट फेज, इसे हम कवर करेंगे 1857 से लेके और 1885 तक। और लास्ट फेज जो होगा, लास्ट फेज, फेज 5, ये हो गया फेज 4 एंड देन फेज 5। ये जो फेज 5 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन सबसे ज्यादा 1885 से लेके 1947 तक ये फेज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इसको ध्यान से समझिए क्या क्या पढ़ना है हमें। सो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी से लेके 1707 तक, उसके बाद 1707 से लेके 1757, देन 1757 टू 1857। अभी इन सभी का लॉजिक समझते हैं, अभी लिखो सिर्फ इतना। उसके बाद 1857 से लेके 1885, और फिर हमने एक ब्रॉड कैटेगरी बना दी एंड दैट इज फ्रॉम 1885 टू 1947। क्लियर? ओके, अब इसको डिस्कस करें पहले। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू 1707। अच्छा, बोर्ड की क्लैरिटी तो है ना, बोर्ड सही से विजिबल है, विजिबिलिटी क्लियर है, बताओ विजिबिलिटी क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी से लेके 1707, ये फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे ये जो टाइम लिखा है हमने 1707, ये किस लिए जाना जाता है, डेथ ऑफ औरंगजेब। 1707 ये एक ऐसे टाइमलाइन, मतलब ये एक ऐसा मतलब हमने एक टर्निंग पॉइंट, हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट इसको कंसीडर किया जाता है, डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ तक, मतलब यूरोपियन कंपनीज का जब से भारत में आना शुरू हुआ, तो ये आना शुरू हुए कब से, यूरोपियंस ने कब से आना शुरू किया, 1498। वास्को डे गामा, पुर्तगीज सबसे पहले भारत आए। ठीक है, पुर्तगीज आए, और यहां पे हमने ये जो डेट है ये क्या है, 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब।
और औरंगजेब कौन थे? ये मुगल एम्परर थे। अब अभी हमें औरंगजेब के शासन के बारे में बात नहीं करना कि हाउ डिड ही रूल इन इंडिया, कैसे उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, किस तरीके की अदर पॉलिसीज थी, उस पर हमें बात नहीं करनी। हमें क्या देखना है कि यूरोपियन कंपनीज के भारत आने से लेके और औरंगजेब की डेथ तक जो यूरोपियन कंपनीज थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड तक सीमित रही। ये जो कंपनीज थी दे रिमेन्ड लिमिटेड टू ट्रेड। मतलब उनका जो मेन फोकस था भारत में वो किस पर रहा? ट्रेड पर ही रहा। ट्रेडर्स रहे, वो व्यापारी ही बने रहे और व्यापार में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मतलब गेन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दे यूज टू टेक परमिशन फ्रॉम द रूलर्स। वो बार बार कभी मुगल कोर्ट में आते थे, है ना, मुगल कोर्ट में आके परमिशन मांगते थे, रिक्वेस्ट करते थे, ऑफरिंग्स देते थे, ग्रेटिट्यूड शो करते थे कि भाई आपने हमें आने दिया, हमें यहाँ पे फैक्ट्री स्टेब्लिश करने का मौका दिया, अब हमें इस एरिया में भी थोड़ा सा और सहूलियत दे दीजिए, है ना। बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने लगे, है ना, जो डिप्लोमेट्स आने लगे, उनमें एक नाम आपने सुना होगा विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस तो जब भारत में आए थे तो उनको पता था कि जब मुगल कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे मेनली कौन सी लैंग्वेज फॉलो होती है? पर्शियन लैंग्वेज, है ना, और एक अरेबिक सीख कर आए वो, ताकि जब यहां आए तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो, थोड़ा अपनापन लगे, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए, है ना। तो ये उनका तरीका होता था। मेनली फोकस थे वो ट्रेड पर। और औरंगजेब के रहते तक इन कंपनीज का डोमिनेंस कभी क्रिएट नहीं हो पाया। वो आपस में लड़ते रहे लेकिन फिर भी बार बार उनको सप्रेस किया जाता रहा, उनको डोमिनेटिंग सिचुएशन में नहीं आने दिया गया। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है 1498 से लेके 1707, मतलब मोर देन 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों के तक ये यूरोपियन कंपनीज कहां तक रही? सीमित रही ट्रेड तक। इससे ज्यादा इनको मौका नहीं मिला, क्योंकि जो बादशाह थे, है ना, जो मुगल बादशाह थे, क्योंकि जब ये आए थे उस टाइम पे तो दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, लेकिन फिर बाद में 1526 से मुगल्स आ गए थे और 1526 से लेकर 1707 तक तो पावरफुल मुगल्स ही रहे हैं, जैसे चाहे बाबर हो, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब पावरफुली ही रूल कर रहे थे। ये औरंगजेब जो थे ये लास्ट पावरफुल रूलर माने जाते हैं, है ना, लास्ट पावरफुल बादशाह। इनके बाद से क्या हुआ? सिचुएशन चेंज होती हुई चली गई और फिर इन यूरोपियन कंपनीज को मौका मिलना शुरू हो गया। तो 200 सालों तक ये अपने आप को सीमित रखकर काम करते रहे। तो ये हो गया फेज 1। तो यहां पे हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपनीज एंड देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया। ये टॉपिक हम कवर करेंगे यहां पे फेज 1 में हम। ठीक है, यूरोपियन कंपनीज और उनकी इंडिया में फैक्ट्रीज। ठीक, अब यहां फैक्ट्री वर्ड जो है इससे क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म फैक्ट्री? क्या फैक्ट्री का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है क्या? आज के कंटेक्स्ट में जब हम फैक्ट्री वर्ड सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? फैक्ट्री मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेकिन यहां पे ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। यहां पे फैक्ट्री का मतलब होता था कोई एक वेयर हाउस कम ऑफिस। तो यहां पे ये इसे एज अ वेयर हाउस यूज करते थे और अपना ऑफिस रखते थे। और ऑफिस कैसा? मतलब जहां पे डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जा सके, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स वगैरह। तो फैक्ट्री मतलब ये जहां पे ये अपना सामान रख सके, स्टोरेज के लिए इसको यूज किया जाता था, साथ में ऑफिस पर्पज से इसको यूज किया जाता था, ये होती थी फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि सामान यहां बनाया जाए, सामान नहीं बनाया जाता था, बना हुआ सामान यहां पे रखा जाता था। ठीक है, तो हमें यूरोपियन कंपनीज और उनकी फैक्ट्रीज ये पढ़ना है। अब आते हैं फेज 2 में। फेज 2 में क्या पढ़ना है उसको ध्यान दीजिए। यहां हमने टाइम लिखा है 1707,
तो अगेन वही वाला पॉइंट आ जाएगा, डेथ ऑफ औरंगजेब आ गया। दूसरी टर्म यहां पर दूसरा जो ईयर है वो है 1757। 1757। अब 1757 ये जो ईयर है ये बताइए किसके लिए जानी जाती है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब भी जिक्र आता है 1757 का तो सबसे पहले क्या याद आता है? बैटल ऑफ प्लासी। तो यहां पे ये जाना जाता है किसके लिए? बैटल ऑफ प्लासी के लिए। अब बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ बंगाल वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप सोचिए यहां तक 1707 तक तो ट्रेड करने वाले बने हुए थे, परमिशन ले रहे थे, बार बार फरमान लेने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे थे। अब उनके अंदर इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अगर हम बात करें कि पूरे भारत की, है ना, पूरे भारत में जहां जहां पर मुगल रूल था वहां पर भी, जहां मुगल रूल नहीं था वहां पर भी अगर बात करें तो बंगाल जो रीजन था ना ये इंडिया का सबसे प्रॉस्पेरस रीजन माना जाता था। बंगाल वॉज द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा यहां पे समझाती हूं मैप बना के। सो दैट वॉज इंडिया। ठीक है, अभी ये जो बांग्लादेश दिखाई देते हैं पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। सो यहां पर ये वाला रीजन ये हो गया बंगाल। और अगर इसके ज्योग्राफी को देखा जाए तो यहां पे रिवर गंगा हो गए, है ना, और ब्रह्मपुत्र रिवर हो गए। इन दोनों नदियों का पूरा तंत्र, रिवर सिस्टम जिसे कहा जाता है, मतलब ये मुख्य नदियां और इनकी जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी वो, तो उनकी वजह से ये जो पूरा रीजन था ये कैसा था? एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन था। अब एग्रीकल्चर जहां पे बहुत ज्यादा होगा, है ना, जहां पे एग्रीकल्चरल बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी, सरप्लस में प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो सरप्लस की वजह से क्या होगा? उसी सरप्लस को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता था और वहां पर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। मतलब हमारे एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। तो एग्रीकल्चर जितना प्रॉस्पेरस उतना ही इंडस्ट्रीज प्रॉस्पेरस हुआ करती थी। अब जितना प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्रीज में उसी लेवल पे फिर ट्रेड बढ़ेगा। तो ट्रेड भी इंडिया का कैसा था? बहुत अच्छा। मेनली बंगाल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ओवरऑल हर जगह पे इकोनॉमी जनरेट हो रही है, एग्रीकल्चर में भी, उसमें इंडस्ट्री में भी, ट्रेड में भी, हर जगह इकोनॉमी जनरेट हो रही है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, तो बंगाल जो था वो जब मुगल के अधीन था, जब मुगल प्रांत था, मुगल प्रोविंस था, तब भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन बंगाल से हुआ करता था। जब 1717 से बंगाल अलग होने लगा, बंगाल ने अपने आप को अलग से पावर एज अ स्टेट, अपने आप को रीजनल अथॉरिटी डेवलप करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने और अपने हिसाब से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, ट्रेड को प्रमोट किया। और ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में अकेले बंगाल में, सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं, यहां पर जूट, पटसन, कॉटन, इनकी इंडस्ट्रीज थी बहुत ज्यादा, है ना। कहा जाता है अकेले बंगाल में कॉटन फैब्रिक की मोर देन 100 वेराइटीज यहां पर मैन्युफैक्चर हुआ करती थी। मतलब जैसे सूती वस्त्र की जो वेराइटीज होती हैं डिफरेंट, है ना, कितनी थी? मोर देन 100 वेराइटीज वर मैन्युफैक्चर्ड इन बंगाल अलोन। सिर्फ अकेले बंगाल में 100 से ज्यादा वेराइटी का तो कॉटन का कपड़ा बनाया जाता था।
तो अब आप सोच के देखिए कि किस लेवल की स्किल्स होंगी, कैसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होंगी इंडिया की। भले ही मशीनों से नहीं काम होता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी, हस्तशिल्प उद्योग थे भारत में, लेकिन उसमें इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि 100 से ज्यादा वैरायटी का तो सूती कपड़ा बनाया जाता था। और उसकी पूरे साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड थी इस कॉटन की, ठीक है। और यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी इसकी। तो आप सोचिए, जो प्रोविंस इतना पावरफुल होगा इकोनॉमिकली, उसकी मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग होगा, वहां का रूलर भी स्ट्रांग होगा। तो यहां पे 1757 में हम क्या देख रहे हैं? बैटल ऑफ प्लासी देख रहे हैं। मतलब मात्र 50 सालों के अंदर, विद इन 50 ईयर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो गई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनमें कि उन्होंने सीधे भारत के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल प्रोविंस को चैलेंज किया, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, कोर्ट के ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा, अपने सपोर्ट में किया जो सीधे वहां के नवाब को चैलेंज कर सके, उसको धोखा दे सके, षड्यंत्र में शामिल हो सके, कॉन्स्पिरेसीज की। और यहीं से, इसी को कहते हैं कि यहां इन 50 सालों के अंदर उनको वो मौका मिला जो 200 सालों में नहीं मिला। और यहीं पे हम फिर बैटल ऑफ प्लासी तक की जो सिचुएशन थी, बैटल ऑफ प्लासी तक के वो कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनके अंदर। तो बैटल ऑफ प्लासी से पहले एक और युद्ध हो चुका था, वो एक बार पहले लड़ चुके थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में अपनी पावर को एक बार देख चुके थे, ठीक है। कन्फ्रंटेशन जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। कहां पर? हैदराबाद में। ये वाला जो रीजन था, हैदराबाद वाला रीजन, और यहां पे था हैदराबाद, और ये हो गया कोस्टल रीजन में कर्नाटक रीजन। ये था हैदराबाद और ये था कर्नाटक। तो 1748 में हैदराबाद के जब निजाम की डेथ हुई, तो हैदराबाद के निजाम की डेथ के बाद हैदराबाद में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया था, ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई थी। और उस वॉर ऑफ सक्सेशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, दोनों की दोनों यूरोपियन कंपनीज वॉर ऑफ सक्सेशन में शामिल हो गई, ठीक है। एक ने, दो पार्टी, मतलब अगर उत्तराधिकार के लिए लड़ेंगे तो दो पार्टी लड़ रही थी, एक को सपोर्ट किया ब्रिटिश ने, एक को सपोर्ट किया फ्रेंच ने। और अब यहां पे जीत किस भारतीय पक्ष की जीत हो रही है ये मायने नहीं रखता, उसको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करिए। मेन फोकस हमें किस बात पे करना है कि भारतीय राजाओं को अपने उत्तराधिकार को पाने के लिए, अपनी लड़ाई को जीतने के लिए यूरोपियन की मिलिट्री की जरूरत पड़ गई। कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक मैसेज दे दिया यूरोपियन कंपनीज को कि भाई हम आपसी लड़ाई में भी जीतने के लिए हमें तुम्हारी मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी। और यही जो पॉइंट था, जब ब्रिटिश और फ्रेंच पहली बार भारत की पॉलिटिक्स में शामिल हुए, इंडिया के रीजनल पावर की इंटरनल पॉलिटिक्स में शामिल हुए, हैदराबाद और कर्नाटक में शामिल हुए थे। और यहीं से ब्रिटिश और फ्रेंच को यह समझ में आया कि हमारी मिलिट्री जो है, मिलिट्री कैसी है? कम है, संख्या में कम है, लेकिन एडवांस्ड फोर्स है, एडवांस्ड वेपन्स हैं, टेक्निक्स अच्छी हैं, डिसिप्लिन्ड आर्मी है। तो इतनी क्वालिटीज हैं हमारी आर्मी में कि जो नवाब और ये जो राजा हैं भारत के, इनके लाखों की जो सेना है ना, उसको हमारी छोटी सी फोर्स हरा सकती है। ये कॉन्फिडेंस उनको आया कहां से? यहां से 1748 के बाद। और यहां से वो कॉन्फिडेंस जब उन्होंने गेन किया, तो उसी कॉन्फिडेंस को लेकर वो कहां पहुंच गए? बंगाल पहुंच गए। और भारत के सबसे पावरफुल, सबसे प्रोस्पेरस जो प्रोविंस था, उसको उन्होंने चैलेंज किया, वहां पॉलिटिक्स में शामिल हुए और बंगाल यहां पर हार गया। और बंगाल में जो नवाब बने अगले, वो कैसे बन गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट नवाब बन गए, उनके कठपुतली नवाब बन गए। मतलब अब बंगाल में जो पॉलिसीज होंगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन मुताबिक होंगी, ठीक है। और मन मुताबिक होने का मतलब अब यहां ये और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेड करेंगे, अपने फायदे के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यहां 1707 से 1757 तक इस पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ लेंगे? इस पोर्शन में हम 1707 से 1757 के बीच की भारत की सिचुएशन पढ़ेंगे। और यहां पे जो टॉपिक्स हमारे कवर होंगे उनको लिख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। यहां पे हम कवर करेंगे 1707 के बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल्स,
नोट डाउन कर लेना, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल एम्पायर, और इसी में हम पढ़ते हैं लेटर मुगल्स को, मतलब औरंगजेब के बाद से उनके जो सक्सेसर्स आए थे, जो वीक, जिनको हम कहते हैं कि वीक और इनकैपेबल सक्सेसर्स रहे, जिनकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई, और सेंट्रल अथॉरिटी के कमजोर पड़ने की वजह से एक और यहां पे जो है सिचुएशन इमर्ज हो गई कि पूरे इंडिया में रीजनल पावर्स इमर्ज हुई, रीजनल पावर्स इमर्ज्ड। रीजनल पावर्स का इमर्ज होने का मतलब यहां पे कौन किस किस की बात हो रही है, लाइक बंगाल हो गया, अलग से रीजनल पावर बन गए, लाइक अवध हो गया, हैदराबाद, है ना। उसके बाद राजपुताना वाला रीजन, केरला, मैसूर, इसके अलावा मराठास, जाट एंड सिख। तो ये रीजनल पावर। अब आप सोचिए, जहां पूरा एक सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती थी, है ना, अब वहां पे क्या हो गया, रीजनल पावर से इमर्ज होंगी, अलग अलग रीजन में अलग अलग शासक हैं। अब यूरोपियन कंपनी के लिए बड़ा आसान हो गया रीजनल पावर्स को आपस में एक दूसरे के प्रति भड़काना, ठीक है, एक दूसरे को डराना कि भाई अगर तुम हमारे साथ अगर मिलके चलोगे तो हम तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और देख लो अगर तुम हमारे मिलिट्री सपोर्ट नहीं लोगे तो हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी अपना पावर को एक्सटेंड करते करते तुम्हारी टेरिटरीज को भी हथिया ले। तो इस तरीके की प्लॉटिंग्स करने का मौका उनको इसी फेज में मिला। तो ये जो टाइम पीरियड है 1707 से 1757, यहां हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से? यहां हम लेटर मुगल्स पढ़ेंगे और दूसरा रीजनल पावर्स का इमरजेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया सभी ने? जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, अब इसको इरेज कर देती हूं मैं। अब हम बात करेंगे 1757 से 1857 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो 1757 से और 1857 तक कितने साल हो गए? ये 100 ईयर्स। अब एक बार जब बंगाल को पराजित कर दिया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, है ना, तो हम वो बैटल ऑफ प्लासी को इधर पढ़ लेंगे, वहां पे हम लेटर मुगल्स और रीजनल पावर पढ़ लेंगे। अब 1757 से लेके 1857 तक ये जो 100 साल थे, इन 100 ईयर्स में हम ब्रिटिश पॉलिसीज को पढ़ेंगे। ब्रिटिश पॉलिसीज। अगर आपकी कॉपी में स्पेस नहीं है तो अलग से हेडिंग बनाओ 1757 से 1857 और फिर ये लिखो। यहां ये आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और दूसरा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, या पॉलिटिकल पॉलिसीज। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यहां पे हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की बात आएगी तो यहां पे हमें कवर करना है क्या? यहां पे हम कवर करेंगे सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस विद इंडियन रूलर्स। भारतीय शासकों के साथ ही उन्होंने क्या किया? सहायक संधि साइन की, सब्सिडरी अलायंस पर साइन करवाए। और सहायक संधि में क्या कहा गया था कि हम आपकी सहायता करेंगे। सहायता कैसे करेंगे? थ्रू अवर मिलिट्री फोर्सेस। अब सीधी सी बात है भाई, देखो आपकी तो ट्रेडिशनल फोर्सेस हैं एंड वी हैव
एडवांस्ड मिलिट्री फोर्स विद एडवांस्ड वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज, है ना। तो हमारी तो डिसिप्लिन्ड आर्मी है, एडवांस फोर्स है हमारी। अब आपकी ट्रेडिशनल फोर्स है, तो सोचो अगर हम आपको सपोर्ट कर दें तो आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी पावर कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। आपके नेबरिंग कंट्री या नेबरिंग जो स्टेट्स हैं कभी आप पर अटैक करते हैं तो वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तो जीत ही जाओगे। सोचो, ये कहा कि हम सहायक हैं, हम सहायता करेंगे, अपने आप को सुपीरियर। सहायक संधि, इसका मतलब ही अगर निकालना शुरू कर दो तो सहायक मतलब सहायता करने वाला। ब्रिटिश इसमें अपने आप को सहायक कह रहे हैं, इसका मतलब सहायता करने वाला तो क्या होता है, हमेशा सुपीरियर ही रहेगा। तो यहां से उन्होंने भारतीयों के दिमाग में क्या बिठा दिया कि वी आर सुपीरियर देन यू, अवर मिलिट्री फोर्सेस आर मोर एडवांस्ड, मोर सुपीरियर देन योर्स। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस हुआ। सब्सिडरी अलायंस जब हुआ तो यह कंडीशन रखी गई थी कि हम आपके लिए अलग से मिलिट्री फोर्स तैयार करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, अच्छे वेपन्स देंगे, पूरा डिसिप्लिन सिखाएंगे, बस खर्चा आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको डेडिकेटेड होगी वो आर्मी। इंडियन रूलर्स अग्रीड ऑन दैट। उन्होंने सोचा कि ठीक है हमारे लिए तो हम पेमेंट करेंगे भाई, तो हम पे बनता है और सही है। फिर उन्होंने कहा कि अब इसकी कंडीशन एक ये भी होगी कि आपको अपनी ट्रेडिशनल फोर्सेस को खत्म करना होगा। मतलब जो आपकी ट्रेडिशनल आर्मी है पहले से, उस आर्मी को आपको क्या करना है, खत्म कर दो, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अब वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, उसको भी पेमेंट करोगे, वो भी रखोगे, ये भी रखोगे, फिर क्या मतलब है, उसको खत्म। अब एक बात सोचिए, भारतीय राजाओं की सेना को तो खत्म करा दिया, अपनी सेना डिप्लॉय कर दी। क्या ब्रिटिशर्स की डिप्लॉय की हुई वो जो फोर्सेस थी वो भारतीयों के लिए थी? बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके से इंडियंस जो रूलर्स थे उनकी फोर्सेस को खत्म करके अपनी फोर्सेस वहां डिप्लॉय करना, मतलब अपनी मिलिट्री बेसिस वहां पर बना देना। ठीक है, अपने मिलिट्री बेसिस बनाए उन्होंने। सब्सिडरी अलायंस में भारतीय राजाओं नवाबों की सेना को खत्म करके हर जगह अपनी सेना उन्होंने डिप्लॉय कर दी। दैट मीन्स दे एस्टैब्लिश्ड देयर मिलिट्री बेसिस इन इंडिया इन डिफरेंट रीजन। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे मिलिट्री बेसिस तैयार कर दिए। सीधी सी बात है, कभी भी अगर वो राजा और या नवाब अगर ब्रिटिशर से नाराज भी होता है और ये सोचता है कि ब्रिटिशर से अगर अपने रिलेशन ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर क्या होगा, तुरंत जो आर्मी है उसको ब्रिटिशर्स कमांड करेंगे, तुरंत जो भारतीय राजा और नवाब हैं उनको सप्रेस कर दिया जाएगा। भारतीय राजाओं को समझ में आया कि आपके साथ क्या हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक उनको समझ में आया तब तक उनकी पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया जा चुका था। तभी तो अगर उनको इतना इंफीरियर, इतना वीक नहीं किया जाता तो कौन भारतीय राजा होगा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी पर साइन करेगा। ठीक है, दूसरी पॉलिसी क्या उन्होंने अडॉप्ट की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की क्या कंडीशन थी, कोई भी भारतीय राजा या नवाब, एनी इंडियन रूलर, अगर उनका खुद का उत्तराधिकारी नहीं होगा, वारिस नहीं होगा, तो उसका राज्य, उसका स्टेट जो है उसके गोद लिए हुए पुत्र के पास नहीं जा सकता। मतलब अपने अडॉप्टेड सन को वो अपनी पावर, अपना स्टेट ट्रांसफर नहीं कर सकते। अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कुछ जमीन जागीरदारी, कुछ जागीरें दे दी, कुछ अपना वहां का कुछ कोई महल वगैरह दे दिया बनवा के, है ना, कुछ ट्रेजरी में से कुछ खजाना उसमें से दे दिया, वो चीज अलग है। लेकिन दे कुड नॉट ट्रांसफर द पावर ऑफ द स्टेट। ताज ट्रांसफर नहीं हो सकता, शासन ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका खुद का कोई वारिस नहीं है। अब एक बात बताइए, सोचिए, ब्रिटिशर्स कौन थे भाई? ना तो इंडिया से थे, ना भारतीय राजाओं के वो कोई बड़े समझदार पूर्वज लोग थे जो ये कहें कि तुम इसको राज्य दो, इसको मत दो। उनका कोई लेना देना नहीं भारत से। जस्ट बिकॉज दे गॉट दैट मच पावर इन इंडिया, उन्होंने भारतीय राजाओं का यह अधिकार छीन लिया कि उनके बाद उनका राज्य किसको ट्रांसफर होना चाहिए। अगर खुद का वारिस नहीं है तो वारिस कौन बन गए? अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रिटिश बन गए कि अब राज्य ब्रिटिश के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अगर सब्सिडरी अलायंस से इंडियन रूलर्स की कंडीशन इतने वीक नहीं होती तो किसी कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे सिग्नेचर नहीं होते, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे अगर सिग्नेचर नहीं होते तो भारतीय राजाओं के अधिकार नहीं छीने जाते,
भारतीय राजाओं के अधिकार नहीं छीने जाते तो 1857 की क्रांति में भारतीय शासक शामिल नहीं होते। 1857 का रिवॉल्ट। तो यहाँ पे जो 100 ईयर्स हैं, इन 100 ईयर्स में हम ये पॉलिसीज पढ़ेंगे जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीजेंट्री और ट्राइबल्स के राइट छीने, तो रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन इमर्ज हुई। तो यहाँ पे हम इस वाले टॉपिक में, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, कि अब इस टॉपिक में हम यहाँ पे इस फेज में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पीजेंट्री रिवॉल्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, तो एक तो ये 3 रिवॉल्ट पढ़ने वाले हैं। 3 रिवॉल्ट के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसी फेज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासक जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, है ना, या जिन्होंने उनकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ शुरुआत से ही उन्होंने वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट कर ली। ठीक है, और मल्टीपल वॉर्स हुए। तो जिन्होंने पहले सिग्नेचर नहीं किए उन्होंने युद्ध में हारने के बाद सिग्नेचर किए। ये सिग्नेचर कराने के उनके तरीके थे, इन पॉलिसीज को मनवाने के तरीके थे। तो इसी फेज में हम क्या पढ़ेंगे, यहीं पे हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर, यहीं हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर, यहीं हम प्लासी और बक्सर पढ़ेंगे, यहीं एंग्लो मराठा पढ़ेंगे, और फिर एंग्लो सिख वॉर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जितने वॉर हैं उनको यहां पढ़ेंगे, और हमारा माइंडसेट क्या होगा कि ये वो फेज है जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि या तो दोस्ती करो, दोस्ती नहीं कर रहे तो युद्ध करो, युद्ध में हार जाओगे तो हम ऐसे सिग्नेचर करवाएंगे कि आपकी पावर एकदम खत्म कर दी जाएगी। समझ रहे हो? तो इस फेज में हमें 3 चीजों पे फोकस करना है, डिफरेंट वॉर्स, है ना, चाहे वो मराठास के साथ हो, मैसूर के साथ हो, खुद फ्रेंच के साथ हो, बंगाल के साथ हो, सिख के साथ हो, वो सारे वॉर्स हम पढ़ेंगे। इसी कैटेगरी में, इसी फेज में, फेज 3 में ही हम पीजेंट्री और ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ेंगे, और इसी में फिर हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फेज 3 कंप्लीट। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं इस फेज 4 पे, 1857 से लेके 1885 तक। अब इस फेज में हमें किस तरीके से सोचना है या कैसे पढ़ना है। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियंस के वो फुलफिल नहीं हो पाए। जैसे जो राजा सोच रहे थे कि हमें हमारा अधिकार वापस मिल जाए, वो अधिकार नहीं मिला, क्योंकि मतलब पूरी तरीके से सफल नहीं रही ये क्रांति, है ना। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो फुलफिल नहीं हुए, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हुआ, एक ह्यूज चेंज हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में, और चेंज ये रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया, और खुद ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि नाउ ब्रिटिश क्राउन विल रूल इन इंडिया। अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब ब्रिटिश ताज शासन करेगा भारत में। ठीक है, तो यहां से रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हुआ। जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके साथ साथ एक क्वींस डिक्लेरेशन आती है, महारानी की घोषणा, क्वींस डिक्लेरेशन। और महारानी ने घोषणा की कि अब से ब्रिटिश ताज भारत में शासन करेगा, और यह वादा किया कि जिस तरीके की सुविधाएं या जैसा व्यवहार ब्रिटिश नागरिकों के साथ होता है उतनी वैसे ही सुविधाएं और वैसा ही व्यवहार भारतीयों के साथ किया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटिश क्राउन का रूल है, यहां पर भी ब्रिटिश क्राउन का रूल है, वो भी ब्रिटिश क्राउन के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब प्रजा हैं, भारतीय भी उसकी ही प्रजा हैं। अब भारतीयों को, कुछ भारतीय जैसे एजुकेटेड इंडियंस जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया था, अब उनको खुशी हुई, उनको ये लगा कि ब्रिटिश क्राउन का रूल है, और ब्रिटिश क्राउन के रूल में या ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, मतलब राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र का होना। तो उनके दिमाग में एक चीज बैठी कि अब भारत में भी, अब खुद महारानी ने वादा कर दिया, तो भारत में भी क्या होगा, अब भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार बननी शुरू हो जाएंगी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और जब इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होगी, है ना, तो क्या होगा,
फिर भारतीयों को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। एक मिनट दीजिएगा। सो भारतीयों को यह लगा कि नाउ इंडियंस विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब भारतीयों को चुना जाएगा, भारतीय खुद अपनी सरकार चुनेंगे, भारतीय खुद सरकार का हिस्सा बनेंगे। अब वो उस एस्पेक्ट से सोचने लगे। तो 1857 से लेके 1885 तक ये बहुत शॉर्ट फेज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन सिर्फ हमें एक दो हमें एक्ट्स पढ़ने हैं, है ना। 1858 का हो गया, फिर 61 के अकॉर्डिंग हमें पढ़ेंगे। तो एक दो हमें एक्ट पढ़ने हैं और उसमें इंडियंस की डिमांड्स पढ़नी है कि इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना शुरू किया, और जब उनको लगा कि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर नहीं देगी, इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं ले रही है, तब उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाना शुरू किया। और एक भारत में दोबारा से एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि अगर भारतीयों की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो जैसे 1857 में रिवॉल्ट हुआ है, एक वैसा ही रिवॉल्ट 1885 में दोबारा हो जाएगा। और इस बार जो रिवॉल्ट होगा उसे एजुकेटेड क्लास लीड करने वाली है। तो इस बात से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ और उन्होंने A.O. ह्यूम को भारतीयों की मदद के लिए भेजा और उनसे कहा कि भारतीयों को कहो कि अगर वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार चाहते हैं ना, अगर वो पॉलिटिकल राइट्स अपने चाहते हैं, तो पहले वो पॉलिटिकल अवेयरनेस तो लेकर आए। भारतीयों के वो ये तो कह रहे हैं कि भारतीयों को आप राजनीतिक अधिकार दीजिए, लेकिन क्या भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों के बारे में पता है? क्या इंडियंस अवेयर हैं इस बारे में कि उनके पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? कुछ गिने चुने लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं को फुलफिल करना चाहते हैं। वो पहले इंडियंस को वो पॉलिटिकली अवेयर करें और फिर जो उनके पॉलिटिकल डिमांड्स हैं उन पॉलिटिकल डिमांड्स को डेमोक्रेटिक वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेजें। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सो उनको क्या करना है, पॉलिटिकल डिमांड जितनी भी हैं तो एक डेमोक्रेटिक पाथ फॉलो करें। ये रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्या रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन से आप डेमोक्रेटिक राइट ला सकते हैं? डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो सकती है? डेमोक्रेसी तो कैसे होगी? डेमोक्रेसी कैसे? जब उसका एक सही रास्ता फॉलो किया जाए, है ना। सहमति जरूरी है उसके लिए। अब उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक जो है पाथ कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि आप एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाइए, उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आप भारतीयों को अवेयर करिए अबाउट देयर राइट्स, और जब अवेयरनेस जब बढ़ने लगे तो फिर आप धीरे धीरे सरकार में शामिल होने के लिए अपनी डिमांड्स आगे रखते रहना। और इसीलिए 1885 में पहली बार ऑल इंडिया लेवल का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। और बहुत सोच समझ के इसका ये नाम रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का सबसे पहला और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया लेवल का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था। तो ऑल इंडिया लेवल का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ये बनाया गया। तो उस समय कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे कि इसको ऑल इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है, सभी भारत के सभी लोगों को एक मंच पर कैसे लाना संभव कैसे हो। अब इसमें मुश्किलें क्या थी कि कुछ लोग अपने आप को गुजराती बोलते हैं, कुछ लोग अपने आप को मराठी कहते हैं, कुछ कन्नड़ कहते हैं, कुछ तमिल कहते हैं, कुछ बंगाली कहते हैं। मतलब इंडिया में रीजनल आइडेंटिटी ज्यादा है, रीजनलिज्म ज्यादा है, क्षेत्रवाद ज्यादा था। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, सबका अपना अपना कल्चर है, और हर रीजन में फिर एक तो पूरे भारत में डिवीजन हो गया रीजन वाइज, दूसरा हर एक रीजन में डिवीजन है कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, जेंडर बेसिस पर भी राइट्स पूरे नहीं थे। जो फीमेल थी, है ना, उसके पास राइट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर पूरे भारत को एक मंच पे लाना संभव कैसे हो पाएगा, इतनी सारी वेरिएशंस हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी भी इंसान को उसकी आइडेंटिटी के नाम पे ये बुलाते रहेंगे कि ये बंगाली है, ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस जाति से बिलोंग करते हैं, तब तक वो कभी भी ये लोग आपस में एक मंच पे आके बैठ के बात नहीं करेंगे, क्योंकि जात पात ऊंच नीच ये सारा व्यवहार हमेशा ध्यान में रहेगा। उसी पहचान को लेकर आएंगे ये लोग।
तो कभी भी हम सहमत नहीं हो पाएंगे किसी भी मुद्दे पर। तो सहमति के लिए क्या किया जाए? तो सहमति के लिए ये सारी जितने भी पहचान के जितने भी मानक हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आइडेंटिटी के, इन सारे मानकों को कर दो साइड में और एक पहचान बनाओ। और एक पहचान को नाम क्या दिया गया? इंडियन। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही पहचान है, वी ऑल आर इंडियंस। यहां पे सब इंडियन होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक से, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, कहीं से भी हो। पहचान क्या होगी? इंडियन। किसी से किसी का धर्म ना पूछना, किसी से जाति का जिक्र नहीं करना, क्या है? इंडियन। मतलब इन सारी पहचानों से ऊपर उठ के हमें एक पहचान को ध्यान देना है, इंडियन। जैसे ही इंडियन हम सब एक पहचान में आ जाएंगे, यूनिटी जैसे ही बनेगी, तो यहां से यूनिटी बनने के बाद हम रीजनल इश्यूज से ऊपर उठेंगे। यूनिटी बनने के बाद हम जो रीजनल लेवल पे अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने छोटे छोटे अपने रीजनल इश्यूज, उन सब से ऊपर उठ के हम नेशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। और इसी से आ जाएगी एक और पहचान, वो क्या हो जाएगा? नेशनलिज्म। एक नई एक वेव शुरू हो गई भारत के अंदर नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद को लाने में आईएनसी का कंट्रीब्यूशन, मतलब ये आईएनसी अपने आप में राष्ट्रवाद की नींव थी एक तरीके से, ठीक है, नेशनलिज्म। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, मतलब एक जगह पे सबका इकट्ठा होना, डिस्कशन करना, है ना, तो वो हो गया कांग्रेस। तो इस तरीके का ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पूरे भारत के लोग अपनी एक पहचान के साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बैठकर बात करेंगे और फिर मेजॉरिटी बेसिस पे, बहुमत के आधार पर डिसीजन लेंगे, ठीक है। और जब इस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे तो पूरे भारत में उसको लागू करवाया जाएगा और पूरे भारत का उसमें समर्थन रहेगा और इंडिया विल बी यूनाइटेड। अब इंडिया को अलग अलग स्टेट के नाम पे तोड़ा नहीं जा सकता। अब भारत के अंदर ही क्या है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, तो हम सबको एक होना होगा। तो 1885 का सबसे बड़ा जो मतलब जो कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, तो वो आईएनसी रहा। तो हम इस फेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक दो एक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम आईएनसी का फॉर्मेशन, और जब आईएनसी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ इस फेज में तो हम सिर्फ आईएनसी के फॉर्मेशन और क्या उसके रूल रेगुलेशन थे, बस इतना यहाँ पे डिस्कस, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। जो इसके बाद की जो स्टडी है वो फिर अब आगे आएगी मेन। इस यहां से यहां तक सबसे ज्यादा अगर किसी में टाइम लगना है तो वो लगेगा फेज 3 में, क्योंकि यहां पे हमें वॉर्स पढ़ने हैं, यहाँ पे हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज और यहाँ पे हमें सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये पढ़ना है, एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो मराठा, मैसूर, सिख, बंगाल, ये सब हमें पढ़ना है। तो हमारा टाइम लगेगा फेज 3 में। क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं इस वाले फेज से, ये फेज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये फेजेस बहुत शॉर्ट हैं तो इनको हम उतना ही उसी हिसाब से इसको कवर करते जाएंगे, जिसका जितना वेटेज होगा उसको उसी हिसाब से कवर करते रहेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें बिल्कुल कम टाइम लगेगा, इन दोनों में कम लगेगा, इसमें बिल्कुल कम टाइम लगेगा। एक दो एक्ट और 1885 का आईएनसी ये पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा टाइम लगना है वो लगेगा फेज 5 में। तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो वो इधर से आते हैं और या वो आएगा यहां से। तो फिर हमारा पूरा फोकस हो जाएगा 1885 से लेके 1947 तक, ठीक है। अच्छा, अब उसको अलग से हम कवर कर लेते हैं, इस फेज को 1885 से लेकर 1947। ये जो फेज है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फेज हो गया 1885 से लेके 1915 और दूसरा जो डिवीजन है वो है 1915 से लेके 1947, ठीक है। अब 1915 तक ये जो पहले 20 साल हो गए हैं, कितने साल हो गए, लगभग 30 साल जो हो गए यहां पे, इन 30 इयर्स में ये जो 30 इयर्स का जो टाइम पीरियड था इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे? 20 सालों को एक तरफ लिखेंगे और 10 साल एक तरफ। मतलब यहां पे हमने डिवीजन कर दिया 1885 से 1905 तक एक तरफ और दूसरा हो गया 1905 से लेके 1915 का हो गया। अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि 1905 में कुछ तो ऐसा हुआ जिसने हिस्ट्री को एक नया मोड़ दे दिया।
बड़े लेवल पे चेंज कर दिए सबके स्ट्रेटजी, सबके एक्शन, सबके रिएक्शंस, पॉलिसीज, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। ठीक है, 1905। अब 1905 किस लिए जाना जाता है बताइए? 1905 इज नॉन फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। अब देखो बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो वहां से हम कहते हैं कि हिस्ट्री मतलब का एक टर्निंग पॉइंट है। और 1905 में जब एक बार बंगाल को विभाजित किया गया, जब डिवाइड किया गया, तब हम कहते हैं कि हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो 1905 द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब यहां से कैसे टर्न हुआ? 1885 से 1905 तक आईएनसी का जो काम था, या उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनका जो काम करने का तरीका था, है ना, वो कैसा था? बहुत ही मॉडरेट था। जितने भी लीडर्स आईएनसी में थे, वो हमेशा ये ट्राई करते थे कि हमारे किसी भी एक्शन से ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज नहीं होनी चाहिए। उनका यह विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमें डेमोक्रेटिक पाथ दिखा रही है। आईएनसी के फॉर्मेशन में भी उन्होंने मदद की है। ठीक है, तो दे विल डेफिनेटली लिसन अबाउट अवर डिमांड्स, है ना, है ना। तो उनकी जो पॉलिसीज रही वो कैसी रही? मॉडरेट पॉलिसी रही। मॉडरेट पॉलिसीज मतलब, मॉडरेट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? प्रेयर्स, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। मतलब पहले क्या किया जाएगा? प्रेयर की जाएगी। प्रेयर का मतलब क्या होगा? जैसे एप्लीकेशंस लिखते हैं हम, है ना, बचपन से याद करिए, है ना, तो जो एप्लीकेशंस लिखते थे वो तो प्रेयर हो गई। तो कोई भी चीज, आज भी हम कभी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो बड़ा रिस्पेक्टफुली और डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कुछ फैसिलिटीज की, है ना, किसी चीज के कंसेशन की डिमांड करते हैं। तो जो भी है वो कैसा होता है? रिस्पेक्टफुली होता है, बड़ा रिस्पेक्टिव वे में और रिक्वेस्टिंग वे में। तो प्रेयर की जाएगी। उसके बाद अगर प्रेयर से बात नहीं बनी तो फिर पिटीशन लगाई जाएगी, थोड़ा ध्यान आकर्षित किया जाएगा। और अगर उससे भी काम नहीं चला तो एट द एंड वी विल प्रोटेस्ट। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट होगा ये किसी तरीके का कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, विद इन द लिमिटेशन ऑफ द डेमोक्रेसी ये प्रोटेस्ट होगा। मतलब नाराज हो गए, समर्थन नहीं कर रहे हैं, सरकार को मतलब सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इस तरीके का बहुत मॉडरेट वे में उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया। तो 20 साल जो थे आईएनसी के वो मॉडरेट कहे जाते हैं। अब 1905 में हो गया डिवीजन ऑफ बंगाल। अब जैसे ही 1905 में बंगाल डिवाइड किया गया, ठीक है, तो बंगाल को डिवाइड करने के पीछे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि रीजन ये है कि जो बंगाल है वो बहुत बड़ा प्रांत है और इतना बड़ा प्रांत है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं ताकि बंगाल में अच्छी सहूलियतें, अच्छी फैसिलिटीज वहां पे इंट्रोड्यूस की जा सके। ठीक है, अब ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कि बंगाल रीजन में जो नेशनलिज्म राइज हो रहा है उस नेशनलिज्म को ब्रेक किया जाए। तो ये था बंगाल पूरा, बट नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल था। सो दे डिसाइडेड टू डिवाइड द बंगाल लाइक दिस, ऐसे कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए। बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा तो एक हो जाएगा ईस्टर्न बंगाल और एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न। इस वेस्टर्न बंगाल में वेस्ट बंगाल भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। ये सब इसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब इसमें शामिल था, है ना। और ये वाला जो हिस्सा था यहां पर ईस्टर्न बंगाल में, इसमें बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से शामिल थे। बांग्लादेश एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये कहा कि हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हम इसको, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ईस्टर्न बंगाल था यहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे और वेस्ट साइड वाला जो बंगाल था यहां पे मेजॉरिटी हिंदूज थे।
यहां मेजॉरिटी मुस्लिम्स और यहां मेजॉरिटी हिंदूस। अब जब खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी और उसके बाद जब खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो उन्होंने कलकत्ता वाला जो रीजन था उसको अपना पावर सेंटर बना के रखा हुआ था। उसी रीजन में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज बनाई, अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, है ना, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सब बनाई। तो अब उसके चलते क्या हुआ, जनरली ऐसे मतलब सिनारियो बना कि जो वेस्ट साइड का जब डिवीजन हुआ ना, तो डेवलपमेंट की ज्यादातर चीजें शिफ्ट हो गई वेस्ट में। और ईस्टर्न बंगाल में क्या देखा गया कि यहां पे कैसा है, थोड़ी सी बैकवर्डनेस है, लेस डेवलप्ड है ये। अब खुद इसके लिए जिम्मेदार ब्रिटिश थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको क्या कहना शुरू कर दिया कि देखिए आपके साथ भेदभाव हुआ है। भेदभाव ये हुआ है कि वैसे तो आप कहते हैं कि आपके जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पूरे देश के हित की बात करती है। अगर देश के हित की बात की हुई होती तो आप लोगों का जो एरिया है ये इतना कमजोर नहीं रहा होता। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने अधिकारों की अगर बात करनी है तो उनको आईएनसी के प्लेटफॉर्म से बात नहीं करनी, उनको अपने लिए ऑल इंडिया लेवल का एक मुस्लिम लीग बना लेना चाहिए। तो यहां से क्या किया, कुछ जो यहाँ ये जो ढाका के नवाब वगैरह हो गए, इनको अपनी तरफ मिला के, अपनी बातों में उनको लाके स्ट्रेटेजिकली, और 1906 में उन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करवा दिया। तो ये जो डिवीजन था ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक डिवीजन था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। और जब ये 1905 में जब ये डिवीजन हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस डिवीजन के पक्ष में थे, जिनको ये दिखाया गया कि भाई आपके एरिया में इतना बैकवर्डनेस है। अब उस बैकवर्डनेस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। क्यों? क्योंकि 1857 में जब वॉर हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, तो 1857 के रिवॉल्ट को सबसे ज्यादा लीड करने वाले लोग जो थे वो मुस्लिम्स थे। मतलब आप देखिए ज्यादातर नवाब ही थे उसमें शामिल थे। तो ब्रिटिशर्स को यह लगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसने इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक, सल्तनत से लेकर मुगल पूरा, इतने सालों तक जिन्होंने शासन किया है ना, अब उनकी शक्ति छीनी जा रही है, तो वही सबसे ज्यादा जो है अग्रेसिव हैं। तो 1857 की क्रांति का कारण उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को माना। और 1857 से लेके और 1905 तक उन्होंने ये पार्शियलिटी खुद की, जानबूझ के, कि मुस्लिम कम्युनिटी को सप्रेस रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सबको मिला के दोबारा से रिवॉल्ट कर दें। उसको सप्रेस किया गया। और उसी सप्रेशन का जब रिजल्ट देखने को मिला कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे बैकवर्डनेस थी, तो यहां 1905 में डिवीजन करके क्या बता दिया, देखो आप कितने बैकवर्ड हैं। अपने आप को बचा लिया। और किसके क्या कह दिया कि आईएनसी से बात नहीं बनेगी, अपना अलग से प्लेटफॉर्म बनाओ। मतलब भारतीयों को ही डिवाइड कर दिया आपस में, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स। कम्युनल जिसे कहते हैं, कम्युनलिज्म या कम्युनल सीड्स, तो वो यहां पर लगा दिए उन्होंने। ठीक है, संप्रदायवाद की शुरुआत कर दी भारत में। दूसरा, अब जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको भी ये रियलाइज होने लगा कि भाई हमारे एरियाज में एजुकेशन नहीं है। अब जब एजुकेशन नहीं होगी, हालांकि उस टाइम पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो ज्यादातर उनकी एजुकेशन कहां पर होती थी, मदरसा में होती थी। अब मदरसा में तो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं ना, आप साइंस, मैथमेटिक्स, अदर सब्जेक्ट तो पढ़ाए नहीं जाते। अब क्योंकि मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं जाते थे, अब जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स होंगी, वैकेंसीज होंगी, वहां पे मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों का तो सिलेक्शन होता नहीं। तो होगा किसका, जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन होगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल था। बहुत कम मुस्लिम मतलब लोग ऐसे थे जो मदरसा से बाहर पढ़ते थे और जो उस टाइम एडवांस लेवल की जो एजुकेशन होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, सीखते थे और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हुए, अच्छे एक्सपर्ट्स हुए। अब उन्होंने भी ये चीज सोचना शुरू कर दिया कि भाई अगर हम चाहते हैं कि भारत की राजनीति तो किसके हाथ में चलेगी, ब्रिटिश के हाथ में। अगर कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर को ट्रांसफर भी करती है तो भी मुस्लिम कम्युनिटी को पावर नहीं मिल पाएगी,
क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बहुमत की सरकार होगी, और बहुमत में तो हिंदूज हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अभी से अपने आप को, जैसा ब्रिटिश हमें बता रहे हैं, हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपनी डिमांड्स अलग से रखनी पड़ेगी। हम अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, हम अपने डेवलपमेंट को अलग से पैरेलली, आईएनसी के पैरेलली हम डिमांड उठाएंगे नेशनल लेवल पर। और जब जब आईएनसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लेटर लिख के अपनी डिमांड भेजेगी, तब मुस्लिम लीग अपनी डिमांड अलग से लिखकर भेजेगी। और यही आगे जाके देखने को मिला कि जब एक तरीके से नेहरू रिपोर्ट गई आईएनसी की तरफ से, तब जिन्ना ने अपनी खुद की डिमांड्स लिखकर अलग से भेजी। उन्होंने कहा कि नहीं, उससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फुलफिल नहीं होंगी, हम अपनी अलग डिमांड करेंगे। कहने का मतलब है 1905 जो है वो भारत के इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो कुछ लोग इसके फेवर में थे, इस डिवीजन के फेवर में थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ गया था कि इट इज जस्ट अ स्ट्रेटजी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिवाइड इंडियंस, टू डिवाइड, टू ब्रेक द नेशनलिज्म, है ना, राष्ट्रवाद को तोड़ने की राजनीति चल रही है। इसीलिए उन्होंने यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम पढ़ते हैं स्वदेशी के नाम से, जिसे हम कहते हैं बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, कि अब भारतीय चीजों, भारतीय जो गुड्स हैं, इंडियन गुड्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, इंडियन सर्विसेज को बढ़ाया जाए, मतलब इंडियन एजुकेशन होगी, इंडियन हेल्थ सर्विसेज होंगी, हम अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम अपना अलग से बनाएंगे, चौकीदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि गांव गांव में अब हमें ब्रिटिश फोर्सेस की जरूरत नहीं है, हम चौकीदारी सिस्टम लगाएंगे, गांव वाले लोग खुद से अपनी चौकीदारी करेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये वो टाइम पीरियड था 1905 वाला जहां से अग्रेसिव रिएक्शन इंडियंस का देखा गया। इसीलिए आईएनसी का तरीका बदल गया काम करने का। यहां पे मॉडरेट वे था और यहां पे कैसा हो गया? एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है इसे, एक्सट्रीमिस्ट। तो यहां मॉडरेट और यहां हो गए एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहां एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आएगी तो कैसी बातें होंगी कि अब हम भारतीयों को मजबूत बनाएंगे, अवेयर करेंगे, एम्पावर करेंगे, सशक्त बनाएंगे भारतीयों को। ठीक है, और सशक्त बनाने के लिए क्या किया गया? भारतीयों अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से मोटिवेट करने के लिए रीजनल कल्चरल इवेंट्स की सपोर्ट ली गई। जैसे महाराष्ट्र वाले रीजन में कहा गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी उत्सव। तो ये रीजनल लेवल पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, लोगों को आंदोलन, जन आंदोलन की तरफ, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली लोगों को यूनाइट करने के लिए इस तरीके की जो है पॉलिसीज बनाई, इस तरीके की एक्टिविटीज हुई। तो यहां से 1905 से हम 1915 तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ आईएनसी कहते हैं। वहां हम पढ़ेंगे, यहाँ मेनली हम तिलक के बारे में पढ़ेंगे, एनी बेसेंट, मतलब मेनली तिलक जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे 1915 से 1947। अब 1915 से फिर एक और चेंज आ जाता है और यहां से भारत की राजनीति में शामिल हो जाते हैं कौन? गांधी जी। और जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं वैसे ही इनके खुद के जो प्रिंसिपल थे, कौन कौन से? सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को अपनाते हुए, इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए गांधी जी ने भारतीय जनता से कहा, वो कहते हैं पहली बार जब गांधी जी का जो वो कहते हैं जब एक्सपोजर कहो या जनता से सीधी बातचीत कहो, तो बनारस जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर एक सेमिनार जैसा कुछ हो रहा था, वहां पे उन्होंने अपना भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैं उतना सही नहीं मानता, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम करने का तरीका पूरे तरीके से सही नहीं है। वहां पे कुछ लीडर्स हैं जो एलीट क्लास के लीडर्स हैं, और एलीट क्लास के लीडर को नहीं पता कि भारत की आम जनता की परेशानी क्या है। जब वो आम जनता की परेशानी को मान लो एक बार समझ भी गए, तो उनके बिहाफ पे बात तो खुद ही रख रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डिमांड तो खुद ही कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, अपनी नाराजगी को, अपने अग्रेशन को एक गरीब इंसान ज्यादा अच्छे से जाहिर कर सकता है, डेडिकेटेडली, डेस्परेटली। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को परेशान होते हुए देख रहा है, वो भूख से मरते हुए देख रहा है। ठीक है,
ना कि कोई एलीट क्लास का पर्सन जो सूट बूट पहनकर और फिर जाता है और फिर वहां पे एक लेटर लिख के ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहता है कि अपनी पॉलिसीज को चेंज करिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये आंदोलन जब तक सिर्फ कुछ एलीट क्लास तक बना रहेगा तब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ये ब्रिटिशर्स हैं, जब तक इनके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन ना लगे, जब तक प्रेशर क्रिएट ना हो, ये कुछ चेंज नहीं करते। क्योंकि गांधी जी के पास एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका। तब उन्होंने कहा कि अब यहाँ ये जो मूवमेंट है ना, इसको अब शिफ्ट कर दो, अब इसको कैसा मूवमेंट बना दो, इसको जन आंदोलन बना दिया जाए, जनता का आंदोलन बना दिया जाए। जनता को लेकर आओ ना सड़कों पे, उनकी बात आप जाके क्यों दफ्तरों में बोलते हो? जनता को कहो कि अपनी डिमांड्स के लिए खुद आए। तो जब जनता सड़कों पे उतरेगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे नहीं सुनेगी? और यहीं से जन आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। और यहीं से हम गांधी जी के मूवमेंट्स पढ़ते हैं। अब शुरुआत में चंपारण में भी गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण में भी चंपारण के किसानों को यूनाइट किया, उन लोगों को एम्पावर किया, उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया और उनसे कहा कि आपका अधिकार है, अपने अधिकार के लिए डिमांड करिए, लीगली फाइट करिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द राइट, है ना, सबके सब एकजुट होकर आओ ना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, अपने आप आपकी डिमांड फुलफिल होंगी। तो यहां से जन आंदोलन की शुरुआत होती है। नेशनल मूवमेंट का पूरा फेज, पूरा नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर यहां पे हम बहुत सारे मूवमेंट्स पढ़ते हैं, लाइक चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, है ना। इसके साथ साथ फिर और बड़े लेवल पर खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लास्ट में भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये यहाँ पे एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स यहाँ जो है, तो वो मूवमेंट्स हमें यहाँ पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। यहीं से हम कुछ लीडर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे तिलक जी के बारे में हो गए, गांधी जी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, है ना, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सहजानंद सरस्वती हो गए। तो इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, सम फैक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से कवर होगा। और इन मोमेंट्स को पढ़ते हुए सबके जो हमने पर्सनालिटीज अभी हमने डिस्कस की हैं, जिनका नाम अभी अभी लिया, उन सभी पर्सनालिटीज के अपने अपने कंट्रीब्यूशन रहे, है ना। जैसे भगत सिंह जी, तो उनके अपने कंट्रीब्यूशन रहे, तो किस आइडियोलॉजी के लीडर्स रहे, उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, तो वो होगा। तो प्रोवाइड तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जाएगी, लेकिन उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का तरीका थोड़ा सा ऐसा होगा कि वो फैक्चुअल बर्डन ना लगे आपको, और बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सभी को समझ सको कि क्यों राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह, इनकी आइडियोलॉजी क्यों अलग थी, हीरोइज्म की तरफ वो क्यों जाना चाहते थे। हीरोइज्म मतलब अपने आप को भी त्याग देना, अपने त्याग के लिए भी तैयार रहना। किस लेवल का नेशनलिज्म था वो, तो उस आइडियोलॉजी को जब समझ जाओगे तो फिर उनका जो भी उनका प्रयास था, जो उनकी एक्टिविटीज थी, वो सब इजीली समझ में आने लगेंगी। गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, गांधी जी की एक्टिविटीज समझ में आने लगी, उनके मूवमेंट समझ में आने लगेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे, उन मूवमेंट्स का रिजल्ट समझ में आएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी एक्टिविटीज समझ में आएंगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ के, और फिर फैक्ट तो पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करना ही है, लेकिन हम उसी फैक्ट को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, सो दैट आपको हिस्ट्री के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो और एग्जाम भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड आई होप कि इससे एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि आपको कब कब क्या क्या पढ़ना है, कि भारत का जो इतिहास है उसमें जिसे हम आधुनिक भारत इतिहास कहते हैं या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ी है, कैसे कैसे इवेंट हुए हैं। तो हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव है, उसकी अपनी प्रोसीजर है, अपना प्रोसेस है, एंड देन उसका एक रिजल्ट है। और फाइनली 1947 में भारत जो सिचुएशंस, जो रूट्स इंडिया में कम्युनल इश्यूज जो यहाँ पर जिसका फाउंडेशन रखा गया था 1905 में, उसका रिजल्ट ये रहा कि 1947 में भारत को आजाद करने से पहले भारत को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, ठीक है, डिवाइड करना पड़ा, और पाकिस्तान और भारत ये 2 जो है राष्ट्र बने, ठीक है, 2 डोमिनियंस बने। तो ये हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ओवरव्यू। और कल से फिर हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक्स। तो टॉपिक्स में हम कल कौन सा टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, तो अब देखो आप सभी ने, आई होप कि आप सभी ने ये अपनी कॉपी में, नोट्स में बना लिया है।
तो कल हम फेज 1 पढ़ना शुरू करेंगे। तो 5 फेजेस हैं और 15 लेक्चर्स में से आज एक लेक्चर हो गया है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आज के लेक्चर की वजह से अगले जो 14 लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इन 14 लेक्चर्स में हमें ये 5 फेजेस कंप्लीट करने हैं। सो कल हम ये वाला पोर्शन जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फेजेस कवर करते चलेंगे, जहां जिसका रेलेवेंस जितना ज्यादा होगा उस फेज को उतना हमें टाइम देना है। जहां जिस मतलब कम इवेंट्स हैं, कम चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां उतना ही हम टाइम देंगे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। क्लियर? तो गुड लक एवरीवन, और शुरुआत बहुत अच्छे से करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, थैंक यू सो मच। और कल अलग से कॉपी लेना हिस्ट्री के लिए। डेली बेसिस पे अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करनी है, और जो कुछ भी क्लास में डिस्कस होगा उसको रिवाइज करना है, हर हाल में रिवाइज करना है, ठीक है। हर हाल में रिवाइज, अपने लिए ईमानदार रहिए। और देखो हम टॉपिक भी इतना शानदार पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उतना ही मतलब डेडिकेटेड आपको होना है अपने गोल्स के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और जैसे हम इंडिपेंडेंस हम हासिल कर पाए वैसे ही आप लोग भी सिलेक्ट हो जाओगे, डेफिनेटली होंगे। बस प्रोसेस सही रखना अपनी, बिल्कुल नहीं घबराना है। जितनी क्लासेस हैं हर क्लास को उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ना है। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आपके होनी चाहिए। वीकेंड को स्पेशली आप अपने जो है पेपर की प्रैक्टिस के लिए आप रखेंगे, वीकेंड को आप पेपर की प्रैक्टिस के लिए रखिए। सो थैंक यू, सी यू टुमारो।